अनडाउटली बेटा आप लोगों को डेप्रिसिएशन की जितनी भी कंप्लीट अकाउंटिंग है, ऑल द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ऑल द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब सिखाने वाले हैं। लेकिन उससे कहीं पहले हमें जब इस चैप्टर में अकाउंटिंग करवाई जाती तो हम साफ कहते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अकाउंटिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन। हम आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सिखाने वाले, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको हम डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, ऑब्सोलेंस, अमोर्टाइजेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट बताने लगे। लेकिन व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग हम इन सब की अकाउंटिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक जैसे तरीके से करने वाले। और वो क्या है, मैं तो अपने बच्चों को सीधा कहता हूं कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर द एलोकेशन ऑफ योर फिक्स एसेट। हम एलोकेशन ऑफ द, इनफैक्ट वी कैन से एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हम आपके जितने भी बेटा फिक्स एसेट है, उन फिक्स एसेट की कॉस्ट का एलोकेशन सिखाने वाले। आप लोगों को जब हम 11th स्टैंडर्ड में बेटा कभी मैचिंग प्रिंसिपल सिखाते हैं, तो हम आपसे ये कहते हैं कि बेटा मैचिंग प्रिंसिपल से कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कॉस्ट बेनिफिट, आप लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हुई है, मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रिंसिपल सेज कि सर एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी इनकम अर्न की जाती है, उस इनकम को अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में किए गए, उसको मैच किया जाता है, एंड देन वी गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। जिन लोगों को ये मालूम है कि बेटा अकाउंट्स अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन से पढ़ा जाता है, उन बच्चों को एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमें कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर आपने कोई फिक्स एसेट, कोई मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो अनडाउटली बेटा उस बिल्डिंग का, उस मशीनरी का कितना बेनिफिट आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में अवेल किया, वी जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट। हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो वी जस्ट वांट द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ योर फिक्स एसेट। हम आपके जितने भी फिक्स एसेट है उनकी कॉस्ट का एक प्रॉपर एलोकेशन चाहते हैं। एलोकेशन का मतलब उस कॉस्ट का कितना पोर्शन आपने एक अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्च किया है। वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट। सिंपल वर्ड में कहूं तो दिस डेप्रिसिएशन बेसिकली इज द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, और वी कैन से इट इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कितना पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंस बन गया, हम वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। डू यू नो वन थिंग बेटा, कि फिक्स एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन फिक्स एसेट की जितनी वैल्यू यूज करने से डेप्रिशिएट हो गई, जिसके लिए आज बेटा आप अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हो मेरे साथ, दैट इज डेप्रिसिएशन, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। व्हाई द डेप्रिसिएशन इज नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंस? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में जो इनकम अर्न की है, उस इनकम को जनरेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंस का वो पोर्शन, कैपिटल एक्सपेंस का वो पोर्शन जो एक पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करता है, एक अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन। अदरवाइज तो डेप्रिसिएशन एक बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। एप्रिसिएशन का ऑपोजिट है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में आप पढ़ते हो एसेट की वैल्यू बढ़ना, या हम कह रहे हैं एसेट की वैल्यू कम होना। एनीथिंग कुड बी देयर। हम लोग कहते हैं कि किसी भी तरह से बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ टाइम, अगर धीरे धीरे टाइम पास ऑन हो रहा है, अगर किसी तरह से वियर एंड टियर कहते हो उस एसेट को आप यूज करते हो, अनडाउटली बेटा किसी तरह से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। ऑल दिस टर्म इज नोन एज टर्म डेप्रिसिएशन। बट वैसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन हैज अ वेरी वाइडर मीनिंग। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हम अकाउंट्स के लोग हैं और हमें पता है कि अगर हम लोग फिक्स एसेट की बात करते हैं तो फिक्स एसेट में भी हमारे पास कौन कौन से फिक्स एसेट आ जाते हैं। वी हैव टेंजिबल फिक्स एसेट। तो टेंजिबल फिक्स एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना सिखाया जाएगा। विल हैव एलोकेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट जो है उसकी कॉस्ट का आपको एलोकेशन सिखाया जाएगा। टेंजिबल एसेट की कॉस्ट का एलोकेशन सिखाया जाएगा। इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का एलोकेशन सिखाया जाएगा। फिर जितने भी आपके बेटा नेचुरल सोर्सेज है, जिन्हें हम कहते हैं मिनरल एसेट बेटा, उसकी कॉस्ट का एलोकेशन आपको सिखाया जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास टेंजिबल एसेट है, हमारे पास इनटेंजिबल एसेट है, हमारे पास मिनरल एसेट है। इन सब के लिए हम वैसे तो वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, बट इनफैक्ट जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो हम इन चीजों को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्योंकि टेंजिबल फिक्स एसेट की कॉस्ट को जब हम, जिन एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मशीनरी, अनडाउटली इन सब चीजों के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट बेसिकली इज टर्म
depreciation. So what the term we use for the allocation of cost of intangible? अच्छा, allocation का मतलब जानती हो ना बेटा, बांटना, अलग अलग करना। जैसे आपने 10 लाख रुपीस खर्च किए अपनी प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो उस 10 लाख रुपीस का कितना प्रपोर्शनेट बर्डन एक साल के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने यूज कर लिया। सिंपल और स्ट्रेट अवे वर्ड्स में कहूं, आसान वर्ड्स में कहूं, तो उस मशीनरी का कितना पोर्शन आपका यूज करने से जितने पोर्शन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, वी जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट, हम उसको पकड़ना चाहते हैं, बिकॉज दैट बिकम अ टर्म रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर अस, दैट इज डेप्रिसिएशन। क्योंकि अभी मैंने कहा कि मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बेटा हमें देखना पड़ता है कि एक साल में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने किन किन खर्चों का बेनिफिट उठाया। तो अनडाउटली बेटा आपका फिक्स एसेट का वो पोर्शन जो आपके एक साल के रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, हम उसे भी तो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। उसी को हम कहते हैं बेटा एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। आपकी जो भी कॉस्ट फिक्स एसेट पे खर्च हुई है उसका हम एक सही तरह से एक सिस्टमैटिक एलोकेशन करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। आप लोगों को याद होगा हम आपसे कहते हैं कि अकाउंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन से पढ़ा जाता है। बिजनेस की लाइफ आप बेटा असर्टेन मानती हो, लेकिन बिजनेस में जो आप एसेट यूज करते हो उसकी तो लाइफ सर्टेन होती है। हर एसेट की एक लिमिटेड लाइफ है, तो आप उसकी एक एक्चुअल प्रोडक्टिव यूजफुल लाइफ के बेसिस पे उसकी कॉस्ट का एक एलोकेशन करते हो, उसको बांटते हो, उसको डिवाइड करते हो, एंड दैट एग्जैक्टली इज नोन एज अ टर्म डेप्रिसिएशन. But in the context of intangible asset, we use the term depletion beta, or we can say amortization. अगर डिप्लीशन जैसा वर्ड देखा जाए तो फिर भी हम मिनरल एसेट के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट द टर्म वी यूज फॉर द अनडाउटली इंटेंजिबल एसेट, होता वो डेप्रिसिएशन है, बट इन प्रॉपर टेक्निकल वर्ड बेटा हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। हम कहते हैं उनको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है, तो वी यूज द टर्म अमोर्टाइजेशन। और अगर हम मिनरल एसिड की बात करते हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल माइन, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको मैं थोड़ा सा कई बार बच्चों को एक टर्म कंफ्यूज करती है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी भी तो एक लिमिटेड लाइफ है बेटा, लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है, लिमिटेड आउटपुट दे सकते हैं वो लोग। अब एक कोल माइन है जिससे लेट्स से बेटा सिर्फ 10 लाख मीट्रिक टन कोयला निकल सकता है, तो यानी कि जिस दिन 10 लाख मीट्रिक टन कोयला निकल जाएगा वो कोल माइन हमारे लिए बेकार हो जाएगी। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज की, उन मिनरल एसिड की भी एक लाइफ है, एंड एवरीथिंग व्हिच हैज अ सर्टेन लाइफ, कुछ ना कुछ जिस चीज की लाइफ है, तो अनडाउटली हम उसकी एक सिस्टमेटिक बेसिस पे लाइफ असर्टेन करके उसके लिए बेटा उसका एक रेवेन्यू पोर्शन जो आपने एक साल की इनकम को अर्न करने के लिए जनरेट किया, हम वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। बट इसीलिए जब हम मिनरल एसिड के लिए बात करते हैं तो वी यूज अ टर्म डिप्लेशन बेटा। हम यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं दैट इज डिप्लेशन, डिप्लीट हो जाना। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वी यूज अ टर्म डिप्लेशन, टेंजिबल एसेट के लिए वी यूज अ टर्म डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट के लिए वी यूज अ टर्म अमोर्टाइजेशन, और एक टर्म यूज करते हैं ऑब्सोलीट और ऑब्सोलेसेंस। अब वो क्या है बेटा? ऑब्सोलीट हो जाना यानी कि कोई चीज बिल्कुल आउटडेटेड हो जाना। अब जैसे लेट्स से बेटा कोई कंप्यूटर था, बहुत पुराना, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर था आपने कभी खरीदा था, आज वो कंप्यूटर ही बेटा बिल्कुल बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, उसका कोई स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं, कुछ नहीं है, सो इट हैज बिकम आउटडेटेड, यूजलेस। जो चीज बिल्कुल ही आपके लिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या किसी भी वजह से बेटा आउटडेटेड हो चुकी है, बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है, एंड यू आर अनएबल टू मेक द यूज ऑफ दैट, तो हम कहते हैं उस चीज की वैल्यू ऑब्सोलीट हो गई, बिल्कुल आउटडेटेड हो गई, अनडाउटली। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को जो चैप्टर के लिए वर्किंग सिखाने जा रहे हैं, इसका मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि हम देखो आपको सिर्फ टेंजिबल एसेट के लिए बात करने वाले हैं बेटा, यस बेटा, बट कहीं ना कहीं हम आपको डिप्लीशन जैसा कंसेप्ट भी पढ़ाने वाले हैं बीच में बेटा। जब आप प्रॉपर अभी वर्किंग देखोगे तो देखना हम आपको डिप्लीशन के लिए भी वर्किंग सिखा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ इनटेंजिबल एसेट के लिए जब हम बात करते हैं ना, तो उसकी अकाउंटिंग हमें लगता है कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसे तो हमें राइट ऑफ करना है। बट अदरवाइज हम लोग आपको सबसे जो डिटेल में बेटा वर्किंग पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर में, दैट्स अबाउट द टेंजिबल एसेट। इनफैक्ट इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग सिर्फ आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हाउ टू ascertain फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रॉपर प्रोडक्टिव और द यूजफुल लाइफ ऑफ एनी ऑफ द टेंजिबल फिक्स एसेट, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो बेटा। मैं बार बार लाइफ के लिए बेटा बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट।
सुना हुआ है ना सब लोगों ने बेटा। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाता है कि व्हाई द लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि लैंड की आप लाइफ ही तो नहीं एस्टिमेट कर पाते कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द लैंड इज, एंड एवरीथिंग फॉर विच यू आर अनएबल टू असर्टेन द लाइफ, ऑफ कोर्स वो टेंजिबल एसेट। अब जैसे इन्वेस्टमेंट है, आपने शेयर डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अब आप कब तक पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो ये तो हमें नहीं मालूम। जिस कंपनी के आपने शेयर डिवेंचर खरीदे हैं, आप ये कहते हो कि अकाउंट गोइंग कंसर्न असम्पशन से पढ़ा चाहता है, एक बार आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो इट विल गो एंड गो ऑन, वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब अगर बिजनेस चलता रहेगा तो आपने किसी बिजनेस के शेयर डिवेंचर खरीदे हुए हैं तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी चलती रहेगी। एक तरफ हम अकाउंट में कहते हैं कि अकाउंट इज ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन, वो गोइंग कंसर्न असम्पशन पे चलता है, एक बार अगर आपने शुरू कर दिया तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता रहेगा। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि इन्वेस्टमेंट की लाइफ सर्टेन है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। हम लोग अनडाउटली बेटा किसी भी तरीके से अगर बात करते हो इंटेंजिबल एसेट में भी अगर आप देखते हो तो हम गुडविल को भी बेटा यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लाइसेंस फी, दिस ऑल आर ओवर इंटेंजिबल एसेट, इनकी भी वैल्यू हम डेप्रिशिएट करते हैं। अनडाउटली बेटा इसकी भी एक सिस्टमैटिक लाइफ डिसाइड की जाती है और उस पर भी अब हम अनडाउटली बेटा इनकम टैक्स जब कभी मेरे साथ पढ़ोगे तो हम आपको सिखाएंगे कि वहां पे हम वर्ड एमोर्टाइजेशन नहीं यूज करते, वहां इंटेंजिबल एसेट के लिए भी हम इनकम टैक्स पढ़ाते हो तो आपके लिए डेप्रिसिएशन जैसा टर्म यूज करते हैं बेटा। कैन यू बिलीव दिस थिंग कि व्हाइल डूइंग द इनकम टैक्स हम डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन इन सबको सम अप करके एक ही टर्म बोलते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। और इवन इंटेंजिबल एसेट के लिए भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वहां पे, यानी कि वहां भी हमारी कोशिश होती है कि हर इंटेंजिबल एसेट की भी एक लाइफ असेटिंग की जाए एंड एवरीथिंग फॉर विच द लाइफ कैन बी डिसाइडेड। अगर आपने मुझे बेटा किसी भी एसेट की यूजफुल लाइफ एक बार बता दी कि सर वी आर कैपेबल टू ascertain the useful life of this asset, of course we are going to use a term depreciation for that asset। हम उसके लिए बेटा जो टर्म यूज करने वाले हैं that is depreciation, if provided you are capable to ascertain the life of that asset। अब ऐसे तो मिनरल एसेट की भी हम लाइफ ascertain कर सकते हैं। सर अगर 1 लाख टन कोयला एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और हम हर साल 20-20 हजार टन कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि 5 साल में वो कोल माइन आपके लिए यूजलेस हो जाएगी, तो यू आर एबल टू ascertain the life of that is 5 year। तो यस हम लोग अकाउंट्स में भी करते हैं, तब उसके लिए बेटा फिर डेप्रिसिएशन जैसा वर्ड यूज करने वाले हैं। It means whenever you are able, when you are capable to ascertain the life, useful life, productive life of the any of the asset, we are going to use a term depreciation। इसीलिए अकाउंट में चैप्टर पढ़ते वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसेट की बात करने वाले हैं जिन एसेट की आप प्रोडक्टिव लाइफ, उनकी यूजफुल लाइफ असरटेन कर सकते हैं। एंड अनडाउटली इसमें आप लोगों के टेंजिबल एसेट भी आ जाएंगे, इंटेंजिबल भी। एक्चुअली हमें यहाँ ना फर्क नहीं इतना ज्यादा पड़ने वाला कि जब हम वर्किंग कर रहे होंगे तो आपने किसी टेंजिबल एसेट की बात की है इंटेंजिबल, क्योंकि हम आपको अकाउंट्स में ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम आपको अकाउंटिंग सिखाने जा रहे हैं। तो वट एवर द अकाउंटिंग यू विल डू, that accounting is going to remain the same for the depreciation, for the amortization। अगर आपने गुडविल की भी लाइफ अपनी सर्टेन कर ली तो मैं उसके लिए भी बेटा बिल्कुल सेम वही वर्किंग करूंगा जो अनडाउटली बेटा बाकी टेंजिबल एसेट के लिए करूंगा। लेकिन जब हम थियोरेटिकली आपको समझाते हैं तो हम आपको ये कहते हैं, मतलब कई बार थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। थियोरेटिकली हमसे पूछोगे तो हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर द टेंजिबल एसेट वी यूज द टर्म डेप्रिसिएशन, फॉर इंटेंजिबल एसेट we use the term amortization, for the mineral asset यानी कि for the natural resources we use the term depletion। लेकिन ऊपर मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। हम आपको जब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सिखाएंगे तो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द अकाउंटिंग। हालांकि अकाउंट कंप्लीट कब होता है, विद बोथ द टर्म्स अकाउंट एंड अमाउंट असरटेन करने के लिए यू नीड द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। लेकिन हम पहले कहीं ना कहीं फोकस करने वाले आपके अकाउंटिंग पे, साथ के साथ अमाउंट भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। और वो जो अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाएंगे हम आपको, वो मिनरल एसेट के लिए भी कैलकुलेट करना सिखा रहे होंगे, इंटेंजिबल एसेट के लिए भी सिखा रहे होंगे और टेंजिबल एसेट के लिए भी सिखा रहे होंगे। लेकिन एक और बात, व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बेटा, ऑलमोस्ट 99% आप क्वेश्चन बेटा टेंजिबल एसेट के लिए ही कर रहे होते। ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि while doing the question we are going to attempt the question for
टेंजिबल एसेट्स ओनली, तब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात मुझे क्या क्लियर चाहिए बेटा अभी से, इन अकाउंट्स फॉर एवरी अकाउंटिंग वी हैव अ प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वी शुड बी क्लियर कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड we are going to follow for the accounting of depreciation. This is going to be very important बेटा। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा फॉलो करने जा रहे हो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ अब एक नई चीज बेटा, इंड एएस, वी हैव अ न्यू वर्जन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड on the basis of international accounting standard, that is ind AS। हम लोगों के पास पहले डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के लिए पहले ही बता दूं कि पूरा एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम सब लोगों को बेटा शायद अगर 11th स्टैंडर्ड से वर्किंग पढ़ाई जा रही है तो हमें कहा जाता है कि AS6 नहीं है, हमने उसकी जगह AS10 को अपडेट कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, अमेंड कर दिया है, और AS10 जो कि बेसिकली फिक्स एसेट के लिए होता था, अब उसका स्कोप वाइडर करके डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग को भी इसी में डील करना सिखाया जाता है। ये सब बातें क्यों जाननी जरूरी है, कई बार तो एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हो, तो पहले हम लिख के आते थे इसका आंसर, सर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हैज बीन डेल्ट इन AS6 बट नाउ वी हैव चेंज द वर्किंग। अब हम कहते नहीं सर, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग AS6 नहीं AS10 में की जाती है। फिर हमसे ये भी पूछा जाता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इंड AS कौन सा है। जिन लोगों के लिए टर्म नहीं है इंड AS, उनको बता दूं, हमने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। अनडाउटली सिंपल वर्ड में कहूं तो ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which has been converted as per the international accounting standard, those AS are known as, that is known as IND AS, उनको हम IND AS का नाम देते हैं। अब अनडाउटली हमसे पहले इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की अकाउंटिंग आप किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करके करने वाले हो। तो अगर वो हमसे पूछे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करके करने वाले हो तो विल से AS10, लेकिन अगर वो हमसे पूछे कि किस इंड AS को रेफर करके यूज करने वाले हो तो फॉर इंड AS वी हैव इंड AS16। हमने अपना AS10 जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे रिवाइज किया है वो है इंड AS16, और इसका नाम भी क्या है, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप इस चीज के लिए हमसे वर्किंग पूछते हो तो इट इज लाइक दिस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन सब एसेट की डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग भी जो हमने नया अपना इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है इन कन्वर्जेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज इंड AS16, उसका नाम भी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका मतलब आप जितनी भी अकाउंटिंग अब आप मेरे साथ पढ़ोगे बेटा, दैट एंटायर अकाउंटिंग वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट। पहली बात तो जिस चैप्टर को आप शुरू करोगे, अगर उस चैप्टर के लिए बेटा हमारे पास कोई AS या इंड AS है तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एंड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ दिस डेप्रिसिएशन हमारे पास जो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, ओरिजिनल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज AS10, लेकिन अब जो हमने मॉडिफाई करके इंटरनेशनल लेवल पे जो रिवाइज किया है दैट इज इंड AS16, that is for the property plant and equipment. This is what exactly now we are going to attempt in this working. अब इस चैप्टर में जो वर्किंग हम करने जा रहे हैं वो सारी के सारी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS को रेफर करके हम करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अनडाउटली अब अगर हमें ये पता है, ये जो चीज बिल्कुल आपके लिए आउटडेटेड हो जाती है जिसकी वजह से आप यूज नहीं कर पाते, जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है, कोई मोबाइल फोन था वो बिल्कुल अब आउटडेटेड हो चुका है, यूजलेस हो चुका है। अब जो बहुत पुराने अकाउंट हमारे मोबाइल फोन होते थे जिसमें बहुत बड़ी चिप लगती थी बेटा, अब अनडाउटली अगर वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है या आप उसी मोबाइल को यूज नहीं कर पा रहे हो तो हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू ऑब्सोलीट हो गई। सो ऑब्सोलीट वर्ड हम इस चैप्टर में बहुत रेयर यूज करने वाले हैं क्योंकि उस चीज की वैल्यू तो बिल्कुल यूजलेस हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम लोग बात कर रहे हैं कि जिन एसेट को हम यूज कर रहे हैं जिनकी अभी भी प्रोडक्टिव लाइफ है, और अगर आप उनकी लाइफ को असरटेन करके उन एसेट को यूज कर रहे हो तो उसके एक सिस्टमैटिक बेसिस पे
एक रैशनल बेसिस पे उसकी कॉस्ट को एलोकेट करके ये आइडेंटिफाई करना कि एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने उस एसेट का कितना बेनिफिट आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमने यूज किया, दैट विल बी नोन एज द टर्म डेप्रिसिएशन। उसके लिए हम बेटा डेप्रिसिएशन जैसी टर्म यूज करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट क्लास में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि while doing the accounting for depreciation, हम लोग अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो हमें ये तो पता है कि अगर हम किसी भी चीज की अकाउंटिंग करते हैं तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज अकाउंट एंड अमाउंट। ए एंड ए शॉर्ट फॉर्म में मैं बच्चों को कहता हूँ, आप किसी भी चीज की जर्नल एंट्री पास करते हो, फॉर जर्नल एंट्री वी नीड टू थिंग्स बेटा, आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए और हर अकाउंटिंग कंप्लीट होती है विद द अमाउंट। तो उसके आगे जब तक उसका अमाउंट नहीं लिखोगे तो कंप्लीट नहीं होती, तो वी नीड द अमाउंट आल्सो। ऐसे ही बेटा डेप्रिसिएशन के लिए होगा। डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में हम आपको अकाउंटिंग भी सिखाएंगे और अमाउंटिंग भी सिखाएंगे, अकाउंट एंड अमाउंट। ये देखो बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखने जा रहा हूं। अगर हमसे पूछा जाता है कि अकाउंट कैसे कंप्लीट होता है, तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग से और अमाउंट से। उसका अमाउंट भी एसेट हर जर्नल एंट्री के साथ बेटा। आपने कभी कोई ऐसी एंट्री देखी है कैश अकाउंट डेबिट टू राम और उसके आगे कोई अमाउंट ना लिखा हो? दैट वुड बी रॉन्ग, कोई मार्क्स नहीं मिलते बेटा। या अगर आप लिखो कि 500 से हमने कोई ट्रांजेक्शन किया लेकिन उसकी एंट्री नहीं बोल रहे, अकाउंटिंग नहीं बोल रहे, इवन दैट इज रॉन्ग। बट व्हेन वी स्पीक कैश अकाउंट डेबिट टू राम 500, तो वो अकाउंटिंग कंप्लीट मानी जाती है। तो डेप्रिसिएशन की भी अकाउंटिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी? व्हेन यू आर परफेक्ट इन अकाउंटिंग as well as you are perfect in getting the amount of that. अमाउंट एंड अकाउंट दोनों चीजें बेटा हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। आप जब भी किसी चीज की वर्किंग करोगे तो वी नीड अकाउंटिंग एंड वी नीड अमाउंटिंग ऑफ दैट। हमें उसका अमाउंट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, हमें उसकी अकाउंटिंग भी करनी आनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बस बेटा हम यही सिखाने वाले। वी हैव डिफरेंट मैथड्स फॉर अकाउंटिंग। हम आपको अलग अलग तरह की जर्नल एंट्री सिखाने वाले हैं। वी हैव डिफरेंट मैथड ऑफ अमाउंटिंग, अलग अलग तरीकों से अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, स्ट्रेट लाइन मेथड वाज द मेथड टू गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस या जिसे आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हो, वो तो जब अभी हम प्रॉपर वर्किंग शुरू करेंगे बेटा तो एक एक नाम के लिए इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सिर्फ यही मेथड पढ़े होते हैं। हम लोगों को ये मालूम ही नहीं कि इसके अलावा भी कितने मेथड हमारे पास और हैं। लाइक नाउ विल हैव एन्युटी मेथड। बहुत फर्क पड़ने वाला है बेटा। अब आप इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हो, इतने सारे तो मेथड सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पढ़ने वाले हो। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ये सारे के सारे मेथड मैंने देखा है कि आगे जाके ना बच्चे ना अकाउंट एंजॉय कर पाते हैं ना एफएम एंजॉय कर पाते हैं। रीजन फॉर दैट बीइंग इस जिंदगी में देखो किसी बच्चे ने अगर इंग्लिश की ग्रामर ही नहीं सीखी हो और वो कहे कि मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं लिटरेचर लिख रहा हूँ, मुझे अनडाउटली सर लेकिन इंग्लिश नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, मैं तो बुरा भी नहीं मानता बेटा। मैं बच्चों को कहता हूँ कि अनडाउटली बेटा अनलेस अंटिल यू आर क्लियर विद द ग्रामर ऑफ एनी सब्जेक्ट, आप आगे एंजॉय कर ही नहीं सकते बेटा। सिर्फ अपने टाइम और पैसे खराब करते। 2 अटेम्प्ट बच्चे के रह जाते हैं। वो इंटर और एग्जीक्यूटिव में क्यों फेल होता है? क्योंकि 2 अटेम्प्ट तक उसको सिर्फ और सिर्फ बेटा अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। 90% बच्चों ने ना तो डेप्रिसिएशन के सारे मेथड पढ़े होते हैं, ना हर तरीके से अकाउंटिंग की होती है। एंड इन एवरी चैप्टर, इन ईच एंड एवरी गुड चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, यू हैव टू मेक द यूज ऑफ ऑल दिस थिंग। आपको इन सब चीजों को यूज करना है। तो हम कैसे 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से बेटा कि जब तक आपको ये सब चीजें नहीं आती होंगी आप चीजें एंजॉय करोगे? जब बच्चे कभी एफएम पढ़ते हैं तो एफएम में बेटा हमें कम से कम दोनों तरीके से अकाउंट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, इनकम टैक्स पे कैसे चार्ज होता है, ये सब पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट ने एसेट की यूजफुल लाइफ को बिल्कुल एक अलग तरीके से कैलकुलेट करना सिखाया है, जिसकी वजह से कभी जब जिंदगी में इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उसमें डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग पढ़ोगे, और कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ोगे तो डेप्रिसिएशन के रेट्स बिल्कुल अलग आएंगे। यानी कि बच्चों को ये तक नहीं पता कि कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों एसेट की यूजफुल लाइफ, उसकी प्रोडक्टिव लाइफ को भी अलग अलग तरीके से असरटेन करने के लिए कहते हैं। तभी तो दोनों में रेट्स का भी फर्क आएगा और अमाउंट का भी फर्क आएगा। उसे यही नहीं पता लगता कि जब वो एफएम पढ़ रहे
तो 10 में से 9 बार उसका क्वेश्चन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की वजह से गलत हो रहा है, लेकिन उसने डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ और उसके बिना वो एफएम एंजॉय करना चाहते हैं, अकाउंट कॉस्टिंग, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो पता है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, ऑनेस्टली हम दिल से जानते हैं कि वो बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है। या तो अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है तो वो कहता है कि सर अगर मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं और मुझे सीधा एमबीबीएस की क्लास में बिठा दिया गया है, मैं भी कल को कहूं बेटा मुझे डॉक्टर बनना है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूं लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे डायरेक्टली एमबीबीएस में एडमिशन मिल गई है, तो अनडाउटली दो ही बात है बेटा, मैं डॉक्टर तो कभी नहीं बन पाऊंगा, ये तो डिसाइडेड है। बन पाऊंगा प्रोवाइडेड जितने बेसिक बेटा मुझे साइंस के 8, 9, 10, 11, 12 से चाहिए थे, जो मुझे बेटा मेडिकल करते वक्त यूज होंगे, वो तो मुझे क्लियर करने ही पड़ेंगे। नहीं क्लियर करूंगा मैं मेडिकल में फेल होता जाऊंगा और सिर्फ हम लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर ही बनेंगे। ये बात पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, सर वी आर एंजॉयिंग दिस वर्किंग, सर देखो ये भी डॉक्टर होते हैं और खुद ऐसे प्रोफेशनल बनते हैं तो अपने ऊपर कभी नहीं हंसते बेटा, सीधा एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, सीधा इंटर में पहुंच जाएंगे बिना बेसिक्स के। तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली डॉक्टर वाली क्लास ही तो अटेंड कर रहे हैं जहां बाकी डॉक्टर्स बिल्कुल अलग है और वो डॉक्टर बीच में बिल्कुल एक अलग है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ स्टेट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रूथ इज जो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा, लेकिन हम पता नहीं क्यों सच भी एक्सेप्ट करने से डरना शुरू हो गए। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा जाए और हम कहते बेटा ये रियलिटी है मजाक लग रहा है, दे सेड सर इट्स अ फनी मूवी। सर इस पे क्या है सर, कोई ऐसे डॉक्टर थोड़ा बन सकता है, अनडाउटली अब किसी को सर्जरी की जरूरत है तो सिर्फ मूवी में था बेटा, अब किसी को सर्जरी की जरूरत है, किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप उसको व्हील चेयर पे बिठा के बेटा धूप में बिठा दो और वो हंस रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो अनडाउटली वी नीड पॉजिटिविटी, बट विदाउट मेडिकल साइंस, विदाउट बेटा ट्रीटमेंट, अब कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, हम किसी पेशेंट को बेटा कोविड की जरूरत, तो अगर उसको कोविड की ट्रीटमेंट की जरूरत है हम उसे कहीं नहीं, हम तुम्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, तुम्हें स्टेशन पे ले जाके अभी धूप में बिठा देते हैं, तुम्हें खुश करते हैं, तुम्हें जोक सुनाते हैं, तुम ठीक हो जाओगे, तो थोड़ी देर बाद तो बेचारा जोक सुनने लायक भी नहीं रहेगा बेटा। दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रूथ, हम क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते। प्रोफेशनल बनने चाह रहे हो बेटा, एक एक चीज के लिए अकाउंटिंग इतनी 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 स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि उसके बिना बेटा आप अनडाउटली वर्किंग नहीं कर पाओगे, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज को बेटा बदनाम करते हो, वो और गलत हो जाता है। सो डोंट डू ऑल दिस थिंग, बिल्कुल मत करो बेटा, ऑल ऑफ यू आर कैपेबल। आप लोग तो फिर सबसे अच्छी बात है कि कॉमर्स स्ट्रीम क्यों बेटा और अपनी स्ट्रीम का प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने चाह रहे हो, सिर्फ बेसिक ही तो वीक है ना, स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ाया तो जाता है सब कुछ बेसिक में, आप पढ़ो बेटा। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट ऐसे जिसको आज तक बेटा कभी रिकॉग्निशन नहीं मिली, इसीलिए बेटा दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। क्यों बेटा, वो बच्चे क्यों परेशान है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हम उनको पढ़ा रहे कॉमर्स टीम के प्रोफेशनल और उनको कहते बेटा आपको अकाउंट्स नहीं करना, आगे जाके उन्हीं बच्चों को बेटा 200 मार्क्स का बेटा अकाउंट्स पढ़ने के लिए कह देते, वो बेचारे बेवकूफी बने रह जाते हैं कि सर ये जिंदगी में हमारे साथ हो क्या रहा है। बट अनडाउटली जो बच्चा सीए कर रहा है, सीए में कर रहा है, इन इंस्टीट्यूट की अपनी एक रिकॉग्निशन है बेटा, इनमें कोई ये पॉलिटिक्स नहीं कि बेटा इन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही हो कि इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे जो इवन सीएस भी कर रहे हूँ तो उनको भी कहता हूँ बेटा बेवकूफ नहीं बनना, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं बनना, तो जो बेसिक नहीं किए वो करने पड़ेंगे, अगर उसके बिना 5 साल तक बैठे रहोगे एमबीबीएस की क्लास में और बेवकूफ बनोगे, सब डॉक्टर बन के आगे निकल जाओगे, आप उनकी शक्ल देखते रहोगे, कभी कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगेगा, कोई आसान लगेगा, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, हमें सब्जेक्ट नहीं आता, हम ये क्यों नहीं कहना चाहते सर हमसे ये चीज नहीं हो रही, हम बिल्कुल बचपन से इतने स्मार्ट है कि कोई चीज हमसे नहीं हो रही तो हम कह देते हैं वो मुश्किल है। मुश्किल की डेफिनेशन ये नहीं है कि बेटा वो मुश्किल है, मुश्किल की एक्चुअल रियल डेफिनेशन है हम नहीं उस चीज को कर पा रहे, क्योंकि जिस चीज को आप मुश्किल कह रहे हो, जिस चीज में आप 40 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो, कोई उसमें पूरे 100 मार्क्स भी लेके आता है बेटा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो मुश्किल होती तो कोई 100 क्यों ले आता, इसका मतलब आपको नहीं आता, एक्सेप्ट दिस, तो इफ यू हैव टू डू इट तो क्यों नहीं आएगा बेटा, करना तो पड़ेगा ना। अब देखो इसके अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए भी हम आपको बहुत सारी वर्किंग सिखाएंगे बेटा, इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ स्टेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं होगा, एन्युटी मेथड होगा, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड होगा, इतने सारे मेथड पढ़ोगे कि आप हैरान रह जाओगे बेटा, ऑनेस्टली छोटे छोटे इतने सारे मेथड पढ़ोगे आप, ये तो ना मैं अभी सिर्फ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन एटसेट्रा, क्योंकि मैं धीरे धीरे जब वर्किंग शुरू करूंगा, अमाउंट का मतलब क्या हो गया बेटा,
so that different method to calculate the amount of allocation of that fixed asset. आपने वो जो fixed asset का allocation किया है, allocate करके कितना burden एक साल के बेटा आपको P&L से चार्ज करना चाहिए, आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस बनना चाहिए, उस अमाउंट के एलोकेशन के लिए हमें इतने सारे अलग अलग मेथड सिखाए जाते हैं. एंड देन वी हैव द डिफरेंट मेथड फॉर द अकाउंटिंग आल्सो. बेटा आज आती क्या बात हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा क्या कहते, हम उसे कहते डेप्रिसिएशन आता है, एसेट सर आता है. हमने कहा क्या सीखा हुआ है सर, डेप्रिसिएशन टू एसेट एक एंट्री सीखी हुई है. नो बेटा, नॉट एट ऑल. हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. अनडाउटली व्हाट वी हैव टू डू इज, अनडाउटली हमारे पास बेटा बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिनसे हम आपको अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं. अनडाउटली वो सारी अकाउंटिंग बेटा आपको सीखनी पड़ेगी. आप लोगों में से बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि बेटा जो आप जर्नल एंट्री बोल रहे हो ये नेट कॉस्ट मेथड की अकाउंटिंग है. क्योंकि अगर मैं कहूँ कि बेटा हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से चल रहे हैं तो हमारी एंट्री डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं होती, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये चेंज हो जाती है. जब कभी आप सिंकिंग फंड मेथड पढ़ोगे तो वही एंट्री बेटा डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड हो जाती है. आप इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड पढ़ोगे तो अनडाउटली वही एंट्री चेंज होके फिर डिफरेंट हो जाती है. सो अनडाउटली हम क्यों नहीं इस बात को समझने के लिए तैयार होते कि हमें अकाउंटिंग भी अलग अलग तरीके से सिखाई जाएगी. आप लोग हर चीज को बेटा इतना 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 लाइटली ले लेते हो कि आपको ये नहीं पता कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में जो सिखाया गया था दैट वाज ओनली द नेट कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग. ये बेटा गैलेक्सी A20 जिसका भी बेटा डिवाइस चेंज कर लो नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा. बेटा प्लीज चेंज द नेम. मैं बार बार कह रहा हूँ डिवाइस के नेम से एंटर करोगे वो फिर से 2-2 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होता रहेगा. सो प्लीज चेंज द नेम. इस गैलेक्सी A20 बेटा, गैलेक्सी A20 प्लीज चेंज द नेम बेटा, नहीं तो फिर अभी देखो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. बार बार जैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर से अब वो परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा 2 मिनट बाद. Whenever you enter into a classroom, you have to enter with your name, not with the device number. Disconnect हो जाएगा. Galaxy A20. Who is Galaxy A20? Please change the name. Galaxy A20 बेटा चेंज करो नेम को. कौन है बेटा Galaxy A20? प्लीज. Who is this Galaxy A20 बेटा? हेलो. यस सर कर रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ. संतोष कुमार नाम है. ओके बेटा, संतोष बेटा इसको चेंज करो. वो ना डिस्कनेक्ट होता रहेगा बेटा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी इसलिए कह रहा हूँ बेटा. ओके सर, ओके. थैंक यू बेटा. चलिए बेटा, सो वी हैव डिफरेंट मेथड बेटा कि जिससे हमें अलग अलग अकाउंटिंग सिखाई जाएगी. तो ये नहीं कि अकाउंटिंग के लिए भी सिर्फ एक मेथड या 2 मेथड पढ़ोगे. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग. आप लोगों को ये जो सिर्फ एक जर्नल एंट्री आती होती बेटा डेप्रिसिएशन टू एसेट, दैट इज रॉन्ग. नो डाउट हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं ये एंट्री ज्यादा यूज करनी पड़ती है, पर आगे जाके तो वो भी उल्टा होने वाला है बेटा. आगे जाके तो वो भी उल्टा होने वाला है. आपको पता है बेटा आगे जाके हमारे लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. नेट कॉस्ट नहीं, कंपनीज एक्ट भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सिर्फ जिस मेथड को रिकमेंड करने वाले हैं बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज ओनली ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. So this method is going to be our favorite, original cost method. डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारे लिए जो प्रूव होने वाला है बेटा वो कौन सा है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसमें हमारी एंट्री क्या होने वाली है, डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. बताया जाएगा वर्किंग क्या है, क्योंकि आप लोगों को हैरानी होगी ये सुन के कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 भी और हमारा AS10 भी सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को रिकमेंड करता है, नॉट एनी अदर मेथड, ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग. सिंकिंग फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड जैसे मेथड सिर्फ और सिर्फ बेटा जब आप डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे होते हो वहीं तक चलेंगे, उसके बाद आगे यूज नहीं होंगे. बट जहां तक सवाल है नेट कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट का, ये चलते रहेंगे, लेकिन कंपनीज के लिए अकाउंटिंग करते वक्त और आगे जाके आपको सारी अकाउंटिंग कॉर्पोरेट्स के लिए करनी है, कंपनीज के लिए करनी है, तो वहां आपका जो फेवरेट मेथड बेटा अप्रूव होके आने वाला है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट.
ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट। क्या फर्क होते हैं, क्या वर्किंग करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। मैंने सारे साइन मार्क कर दिए बेटा जो मेरे पास थे कि दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट मेथड, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इस मेथड में जो हम आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे, आगे जाके कंपनीज के लिए अकाउंटिंग करते हो सिर्फ और सिर्फ। और एक मजेदार बात, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप लोग प्रोफेशनल बन जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ बेटा आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही यूज करते हो बेटा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। और फिर भी हमें 11 स्टैंडर्ड से नेट कॉस्ट पे फोकस करना सिखाया जाता है बेटा। आप सब जानते हो और आप लोग अपनी जगह गलत नहीं हो। मैं तो आपको पहली फर्स्ट क्लास से बता चुका हूँ कि मैं स्टूडेंट को गलत नहीं मानता हूँ बेटा। हाउ द स्टूडेंट कुड बी रॉन्ग, ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ा नहीं जिंदगी में खुद तो ये उसकी गलती है, लेकिन अगर टीचर ने हमें सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ करवाया और सिर्फ हमने ही नहीं किया बेटा, तो अनडाउटली देयर शुड बी सम डिफरेंस बेटा। हमें पता होना चाहिए कि हमने वर्किंग नहीं की, पर अगर टीचर ने करवाया तो फिर अनडाउटली बेटा हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी क्लियर। अब मैं भी जब वर्किंग करवाता हूँ आप हैरान रह जाओगे। मैं बच्चों को इतनी बार कहता हूँ कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी बच्चे से जब हम पूछते हैं कि बेटा एंट्री क्या होगी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर किस मेथड में हम आपको अकाउंटिंग बताएं, सिंकिंग फंड मेथड की जर्नल एंट्री बताएं, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड की जर्नल एंट्री बताएं, हम ओरिजिनल कॉस्ट की एंट्री बताएं या नेट कॉस्ट की एंट्री बताएं, वो सिंपली हमें आंसर दे देते हैं सर दिस इज द एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन इज। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल? जब हम आपको बेटा भी इतने सारे मेथड पढ़ाने वाले हैं तो ये क्यों पढ़ाने वाले, इतनी जो मेहनत करने वाले हो ये क्यों करने वाले हो? अगर हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बच्चा पता है क्या कहते हैं, सर स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी हमने ये दो वर्किंग पढ़ी हुई है। दैट इज रॉन्ग बेटा। उस बच्चे को कहना चाहिए सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट ऑन अ रेशनल बेसिस ऑन इट्स प्रोडक्टिव लाइफ। हम किसी ना किसी तरह से प्रोडक्टिव लाइफ कैलकुलेट करके उस फिक्स एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना चाहते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली द एक्चुअल प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ दैट एसेट इज। सर पहले हमें वो तो बताइए, सर किस मेथड से आप उसकी प्रोडक्टिव लाइफ कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, विद द स्टेटमेंट मेथड, द डब्ल्यूडीवी मेथड और विद एनी अदर मेथड। सर हम उसकी कॉस्ट का एलोकेशन करने जा रहे हैं और कॉस्ट के एलोकेशन के लिए वी नीड द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। आप लोगों को लेकिन फिर भी बेटा वो स्टेटमेंट डब्ल्यूडीवी सिर्फ ये वर्किंग बेटा क्लियर होती है। आपको लगता है सर रेट दिए होंगे तभी तो हम डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर पढ़ाते हैं बेटा अब आपको, तो रेट तक आपको कैलकुलेट करने के लिए कई बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? दिस इज द ओनली रीजन इज कि आपको पता लगे कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यू नीड द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। तभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा अकाउंट से अलग हो गया है। वो तो हमारे यूजफुल लाइफ ही कैलकुलेट करने के तरीकों को ठीक नहीं मानता बेटा। अमाउंट का मतलब देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस रेट से आप डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज करोगे। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे डिसाइड होता है? ऑफ कोर्स सो दैट करके दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। और आपको पता है यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने का तरीका अकाउंट्स में बिल्कुल अलग है और इनकम टैक्स में बिल्कुल अलग है। इनकम टैक्स के लोग, हमारे फाइनेंस के लोगों ने बेटा इनकम टैक्स बनाया, लेकिन स्टिल हमारे बेटा अकाउंट की वर्किंग कोई इनकम टैक्स के लोग बेटा एक्सेप्ट नहीं करते। उनको हमारा तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं अकाउंट्स में तो पता नहीं आप लोग क्या करते हो, इतने सारे लूप होल्स हैं, एसेट को यूज करके आप उसकी लाइफ भी सही तरह से डिसाइड नहीं करते, वर्किंग ही गलत करते हो। तो इनकम टैक्स के लोगों का तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ही अलग है। आगे जब जाओगे इनकम टैक्स पढ़ोगे तो बताया जाएगा दैट मेथड इज नोन एज ब्लॉक ऑफ एसेट, बताया जाएगा जब बेटा उस सब्जेक्ट में पहुंचोगे। बट अकाउंट से पहले बात क्लियर होनी चाहिए कि वी गॉट सो मेनी मेथड्स just to calculate the rate of depreciation, or we can say to get the useful life of that asset. हमें अगर किसी एसेट की एक्चुअल प्रोडक्टिव यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी नहीं आती तो हमें रेट नहीं निकालना आता। रेट नहीं आता मींस आप अमाउंट ही नहीं कैलकुलेट कर सकते, और अगर अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते तो आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? क्योंकि जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए वी नीड अकाउंटिंग एंड वी नीड, मैंने अभी कहा, अमाउंट ऑफ दैट। हमें दोनों चीजें चाहिए। एक छोटे से फर्क से पहले मैं बच्चों को ये वर्किंग शुरू करवाता हूँ जिनसे उनका थोड़ा सा पहले डर निकले, एंड दैट इज क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग मेथड जो है ना ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये अकाउंटिंग मेथड तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए बेटा, कि व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स फॉर द डेप्रिसिएशन।
ये अकाउंटिंग मेथड हमारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अमाउंट भी कैलकुलेट करना उतना ही यूजफुल है, बट अमाउंट में मैंने देखा बच्चे ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करते, लेकिन अकाउंटिंग में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, एक तो बच्चों को थोड़ी सी वैसी प्रॉब्लम है, सर हमारा जर्नल वीक है। अब अनडाउटली वही जर्नल ही सिखाया जाता है इन द अकाउंटिंग मैथड्स बेटा। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये ओरिजिनल कॉस्ट मैथड है, वन ऑफ द बेस्ट मैथड। पता है क्यों? हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो हमसे कहा जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से पढ़ो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से, यानी कि हर वो चीज जिसे आप डिस्क्लोज कर सकते हो उसे प्रॉपरली सिस्टमैटिकली डिस्क्लोज करो। किसके लिए? फॉर द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक सही इंफॉर्मेशन पास ऑन। नेट कॉस्ट मेथड में क्या आपको पता है कि सही इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती है बेटा? नेट कॉस्ट मेथड देख के हम ये भी नहीं बता सकते कि जो एसेट आज आपके पास है उस एसेट पे आज तक आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, आज उसकी कितनी बुक वैल्यू है, ये तो पता लगता है। ये तो इनफैक्ट सारे मेथड में पता लगता है, लेकिन वो कितने में ओरिजिनली खरीदा गया था और जब से खरीदा गया तब से लेके आज तक हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं और आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है, ये सब सिर्फ आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बताता है, ये नेट कॉस्ट मेथड नहीं बताएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का इतना जबरदस्त अगर अनडाउटली बेटा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, कोई चीज ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, उसका कोई मतलब होगा जिसकी वजह से बेटा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उन चीजों को देखना ही नहीं चाहते कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इज गोइंग टू सपोर्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये आपके बेटा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को सपोर्ट करने वाला है। एक छोटी सी वर्किंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिन टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हो, अगर वो जितने में ओरिजिनली परचेज किया जाता है, एक तरफ आपसे कहा जाता है अकाउंट हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल से पढ़ा जाता है, एक तरफ आपसे कहा जाता है कि अकाउंट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से पढ़ा जाता है, बट डू यू नो वन थिंग, ये जो आपने अकाउंट्स की बेटा डेप्रिसिएशन की एंट्री शुरू से पढ़ी हुई है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ना ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है, ना ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल सेज कि एक बार जितने में एसेट खरीदा जाता है उसी वैल्यू से उस एसेट को हमें अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे नो डाउट आप नाम देते हो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। दैट मींस द वैल्यू फॉर व्हिच इट वाज ओरिजिनली परचेज्ड बाय अस। कितने में आपने ओरिजिनली परचेज किया, दैट बिकम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एंड डू यू नो वन थिंग बेटा, जब आप नेट कॉस्ट मेथड से चलते हो तो आप लोगों को तो खुद को ही नहीं पता रहता कि एसेट हमने कितने में ओरिजिनली परचेज किया। हम लोगों ने कभी ध्यान से सोचने की कोशिश ही नहीं की। सर हम बातें तो बहुत सारी करते हैं कि अकाउंट प्रिंसिपल फॉलो करता है, अकाउंट स्टैंडर्ड फॉलो करता है, अकाउंट अजम्पशन कन्वेंशन फॉलो करता है। कौन सी अजम्पशन, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड बेटा? आप लोगों ने तो अकाउंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उन्हीं को यूज करना नहीं सीखा। जैसे मैंने अभी कहा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, दैट मींस कि जितने में एसेट खरीदा जाता है दैट वैल्यू बिकम द हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उसी वैल्यू पे एसेट को मेंटेन करके चलना चाहिए। क्या मेंटेन करके चलते हो? दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, जब आपको हम ये कहते हैं कि सर आपने एसेट कितने में खरीदा और उसके ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल दिस डेट, जिस डेट की भी हम आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, हम उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वी नीड दैट, वी नीड देन बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट। सर कितने में एसेट ओरिजिनली खरीदा था, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ दिस सेल। मान लो आज आप उसे बेच रहे हो, तो जिस दिन बेच रहे हो उस दिन तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। लेट्स से मैंने 1 लाख रुपीस का कोई एसेट खरीदा, मैं उसके ऊपर बेटा आज तक 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं। तो आज अगर उसकी बुक वैल्यू 60,000 है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा ऐसे बनाने चाहिए जिसमें तीनों फिगर्स हमेशा आपको नजर आए। ओरिजिनल कॉस्ट नजर आ रही है तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जितने में वो एसेट ओरिजिनली परचेज किया गया, यू नो दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल वर्ड कहां से बना है? क्योंकि कुछ साल के बाद ही वो हिस्ट्री बनती जाएगी, पुरानी हो जाएगी, एक साल बाद ही इनफैक्ट इट बिकम अ हिस्ट्री फॉर अस। लेकिन अगर कोई एसेट आपने खरीदा हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years,
लेट्स से बेटा आप 4 साल आप उसे यूज कर चुके हो और 4 साल में 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, स्टिल इट हैज अ अनएक्सपायर्ड लाइफ। ये इसकी क्या थी बेटा? टोटल लाइफ। ये इस एसेट की टोटल लाइफ थी। ये इसकी क्या है? एक्सपायर्ड लाइफ, जितना आप यूज कर चुके हो। और 6 इयर्स क्या है? इसकी स्टिल अनएक्सपायर्ड लाइफ, अभी भी इसकी लाइफ जो बची हुई है। डोंट यू थिंक कि आपको तीनों चीजें बेटा बुक्स में नजर आनी चाहिए? व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट? कितने में आपने खरीदा, कितनी आप उसकी लाइफ यूज कर चुके हो, कितनी लाइफ उसकी एक्सपायर हो चुकी है, और कितनी उसकी लाइफ अभी भी बची हुई है। व्हाट इज द अनएक्सपायर्ड लाइफ? वी शुड हैव ऑल दीज वैल्यूज। हमें बुक्स में तीनों वैल्यू नजर आनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू नजर आ रही है तो वी आर गोइंग टू सपोर्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तब हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लो आपको बैलेंस शीट में बेटा सिर्फ 60,000 वैल्यू नजर आ रही है, जस्ट दिस 60,000, क्या आप मानते हो कि बेटा वो फिर फुल डिस्क्लोजर होगा? नो बेटा, नॉट एट ऑल। अगर हम कोई ऐसा मेथड फॉलो करके चल रहे हैं जिसमें उस एसेट की आज कितनी वैल्यू हमें ये तो पता लग रहा है, हमारा बैलेंस शीट का पर्पस तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट तो क्या चाहती है कि जिस डेट की आप बैलेंस शीट बना रहे हो, एज ऑन दैट डेट, एज एट दैट डेट, उस एसेट की कितनी बुक वैल्यू सिर्फ वो नजर आनी चाहिए। तो ठीक है, वो तो आपको नजर आ रही है। आपके पास जो एसेट पड़ा हुआ है, वी आर एबल टू गेट कि सर उसकी आज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 60,000 वैल्यू है, तो बैलेंस शीट तो बन गई। बैलेंस शीट तो एज एट पर्टिकुलर डेट, एज ऑन पर्टिकुलर डेट आपको बैलेंसेस दिखाती है। तो लेट्स से आफ्टर 4 इयर्स अगर मुझसे कोई पूछे कि इस एसेट की आज वैल्यू कितनी है, तो एसेट 60,000 और वो बैलेंस शीट में नजर आ रही है, तो हमें लगता है कि बैलेंस शीट का पर्पस सॉल्व हो रहा है। बट डोंट यू थिंक कि अगर ये तीनों वैल्यूज नजर आ रही, सर उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ दिस बैलेंस शीट हम उस पर 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 60,000। अगर ये तीनों चीजें नजर आती है, तो सबसे पहले तो अकाउंट में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल सेज कि जितना आपने एसेट खरीदने में पैसे खर्च किए, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, और हमें बुक्स में हमेशा नजर आनी चाहिए। हम उसी वैल्यू को बुक्स पे, एसेट को उसी वैल्यू पे बेटा रिकॉर्ड करके चलते हैं जितने में ओरिजिनली परचेज किया गया। तो देखो वो नजर आ रही है। आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो ये भी नजर आ रहा है, और आज की बुक वैल्यू कितनी है वो भी। तो नाउ दिस इज गोइंग टू सपोर्ट योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अगर ये तीनों चीजें नजर आ रही है तो अनडाउटली बेटा आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे हो। सो यू कैन डिसाइड, यू कैन सी विच ऑफ दिस टू इज बेस्ट। अगर मैं कहता हूं कि एक तरफ बैलेंस शीट में सिर्फ उस एसेट की आज कितनी वैल्यू है ये नजर आ रही है, अनडाउटली आपको इतना तो पता लग रहा है कि आज वो एसेट 60,000 का है, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस बेटा, क्योंकि इस वक्त आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया। दूसरी चीज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। So you're not going to follow historical cost principle. You're not going to follow the full disclosure principle. How this method could be treated as a correct method of accounting? हम इसे correct method of accounting कैसे मान सकते हैं? But when you are able to see all these things, so it means you are following historical cost principle. You are following full disclosure principle, because now you are able to see each and everything in the balance sheet in a proper systematic way. तो undoubtedly इसीलिए ये सब चीजें जिस मेथड में बेटा पॉसिबल होंगी उसी को हम नाम देने वाले हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसका नाम भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्यों पड़ा है पता है बेटा? क्योंकि दिस इज द मेथड जिसमें आपको एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट नजर आती है। आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे ऑलवेज यू नीड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट, वो नजर आती है, लेकिन इसे हम नेट कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, क्योंकि इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग में आज उसकी नेट वैल्यू कितनी है, नेट का मतलब है बेटा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सिर्फ वो नजर आएगी, बट उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट नजर नहीं आएगी। दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ये फर्क पड़ने वाला है बेटा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग डिफरेंस। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं कर रहे, अकाउंटिंग अजम्पशन ही फॉलो नहीं कर रहे सही तरह से, तो स्टैंडर्ड तो बहुत दूर की बात हो जाती है, वो कैसे फॉलो करोगे? दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अस। इसका मतलब है कि जब आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से चलोगे तब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, तब आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये सब फॉलो कर रहे हो। नेट कॉस्ट मेथड में ये नहीं फॉलो कर रहे,
इसीलिए फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी, अकाउंटिंग आपकी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को रिकमेंड करेंगे बेटा। और एक बात आज और क्लियर कर दूं सबको सबको सबको, अकाउंट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने चाह रहे हो, इसमें स्टार्टिंग के जो 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये आप जब लाइफ में कभी इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां भी फॉलो करने वाले हो। वहां इसका नाम क्या आने वाला है, ICDS, इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। अब आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हम जितने भी अच्छे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे उन सब में कहीं ना कहीं बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे होते हो तो AS, इंड AS ये सब आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एंड अनडाउटली इनकम टैक्स पढ़ोगे तो ICDS, इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम टैक्स में भी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होते हैं, और इनकम टैक्स ने अपने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाए, हमारे अकाउंट के जो स्टैंडर्ड थे वो यूज किए हैं, बस उसका नाम चेंज करके ICDS कर दिया है। कभी ऑडिटिंग पढ़ोगे तो विल हैव स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कभी कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो उसमें भी हम जितनी भी बेटा अकाउंटेंसी करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करते हैं। और जब कभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो अनडाउटली बेटा जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS के बेसिस पे करते हो। एंड ऑफ कोर्स बेटा दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप AS या इंड AS रेफर करोगे तो वो भी सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को ही सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली जब आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 भी बेटा सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को ही सपोर्ट करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो ओरिजिनल कॉस्ट को इतना सपोर्ट या फेवर क्यों करते हैं, क्योंकि इसे फेवर करने से हमारे पास अपने आप ही हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इन सब प्रिंसिपल को सपोर्ट मिलती है। और प्रिंसिपल फॉलो करना या नहीं करना हमारी ऑप्शन होती है बेटा। स्टैंडर्ड फॉलो करना भी आज भी बेटा कंपनीज के अलावा बाकी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। अब अगर आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आप नेट कॉस्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट भी कर सकते हो। लेकिन आप कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाएंगे, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ाएंगे, दीज ऑल आर मैंडेटरी फॉर द कंपनीज ओनली, फॉर द कॉर्पोरेट बॉडीज ओनली। इसीलिए तो आगे जाके बच्चे ज्यादा फंसते, इंटर और फाइनल में बच्चे क्यों फेल होते। फाउंडेशन में जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो अभी हम आपको प्रोप्राइटरशिप की भी अकाउंटिंग सिखाएंगे। जैसे आप मेरे साथ फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो बड़ी अजीब सी बात है बेटा, फाउंडेशन में जो आपको फाइनल अकाउंट्स हैं दे आर द फाइनल अकाउंट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, लेकिन इंटर या एग्जीक्यूटिव में जो बेटा आप फाइनल अकाउंट पढ़ते हो हमारे साथ वो है फाइनल अकाउंट फॉर द कॉर्पोरेट बॉडीज ओनली। अब वो लोग सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना या नहीं करना प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑब्लिगेटरी होता है, एंड जनरली दे डोंट फॉलो, जनरली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रहे। अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो आज आप फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप एंट्री सुन रहे हो डेप्रिसिएशन टू मशीन, लेकिन वही एंट्री जब आप इंटर में पहुंचते हो तो सुनते हो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चा कहते हैं सर ये क्या हो गया, पूरी फाउंडेशन, पूरी 11th, पूरी 12th मैं एक ही एंट्री करता रहा डेप्रिसिएशन टू एसेट, अब अचानक ये चेंज क्यों हो गई। नहीं बेटा वो अचानक चेंज नहीं हुई है, आपने ध्यान नहीं दिया। शुरू से हमें सारी वर्किंग सिखाई जाती है, आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एटलीस्ट 11th-12th में पता था या नहीं पता था बेटा। मैं तो लास्ट क्लास से भी कहा था आपको कि प्रोफेशनल एग्जाम में तो एक एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर अनडाउटली बेटा किसी बेसिक लेवल के लिए नहीं पढ़ने जा रहे हो, बहुत अच्छे लेवल के लिए पढ़ने जा रहे हो बेटा। और जिस लेवल के लिए आप पढ़ने जा रहे हो अगर उस लेवल पे बेटा अगर चीजें अभी भी क्लियर नहीं होंगी तो फिर कब क्लियर होंगी। बड़ा अजीब सा लगता है, कब क्लियर करोगे बेटा, कब तक चीजों को पोस्टपोन करते रहोगे, कब तक बेटा आप यही सोचते रहोगे सर जब हम आगे जाएंगे, बड़ी क्लास से जाएंगे तो ढंग से शुरू होगा बेटा। अब वो बड़ी क्लास शुरू हो चुकी है, ये बात तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बड़ी नहीं, बहुत अच्छी क्लास के लिए, बड़ा तो क्या होना है बेटा, बस ये जरूर है कि बड़ी अच्छी क्लास के लिए बेटा पढ़ने जा रहे हो। आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो एक एक चीज, और मैंने डे 1 जो कहा वो गलत नहीं कहा था बेटा आपको, कि प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आप खुद सोचिए, देखो 11th स्टैंडर्ड में जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप इतना परफेक्टली नहीं पढ़ पाते हो बेटा, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ।
जरा सी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की, थोड़ी सी बेसिक जनरल एंट्रीज पढ़ी और बच्चों को लगता है बेटा वो परफेक्ट हो गए, उनको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आती है। अब देखो बेटा आपको पता लग रहा है ना, आप एक एक चीज जब अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, अब आपको पता लग रहा है कि नहीं सर, हर चीज के लिए एक प्रॉपर एक रीजनिंग है, एक वर्किंग है, एक तरीका है कि अगर हम उस चीज को कर रहे हैं तो उसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि छोटी क्लासेस में तो ऐसा था ही नहीं बेटा, छोटी क्लासेस में तो आप कुछ भी करते जा रहे थे बेटा, इसीलिए तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। इसीलिए मैं बिल्कुल ये गलत नहीं मानता हूँ, अगर कोई बच्चा मुझे कहता है ना सर मैं 11th-12th तक ना बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट था, तो सर क्या मैं सीए कर सकता हूँ, सर मैं सीए में मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं बेटा। 11th-12th तक हम सब एवरेज होते हैं, मार्क्स इज नॉट अ क्राइटेरिया। अगर आपको लग रहा है हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे इसलिए हमें लोग इंटेलिजेंट कहते थे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेटा। 11th-12th के मार्क्स से कभी कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है बेटा। 11th-12th के मार्क्स तो बच्चों के रट के भी आ जाते हैं, सिर्फ आंसर निकालने के बेटा आपको मार्क्स मिलते थे वहां पे, सिर्फ आंसर निकालने के। आंसर कैसे निकाला गया ये तक नहीं कोई पूछना चाहता था बेटा। तो उन आंसर से मैं कैसे कह दूं कि ये बच्चा बेटा सीए बनेगा और ये नहीं बनेगा। एवरी वन ऑफ यू हैव अ टैलेंट, आप सब बन सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा, अगर आप इस लेवल से अगर आप ये सोच लेते हो कि सर हमें एक एक चीज का प्रॉपर रीजनिंग के साथ पढ़ना है, तभी तो मैं ये भी मना करता हूँ बच्चों को कि जब बच्चे मुझे कहते हैं ना कि सर एग्जैक्टली हम क्लास में आज ये चीज मिस कर दे एक चीज, मैं कहता हूँ बेटा आप ये गलती मत करो, पहले ही ऑलरेडी हम जिंदगी में बहुत बार गलतियां कर चुके हैं, अब कम से कम ये गलती मत करो बेटा। अब ये नहीं होना चाहिए कि अभी भी आप ये गलतियां करो। अब आप जिन लेवल के लिए पढ़ रहे हो उस पर, तभी मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि बेटा पहले आपको अपना शौक बनाना पड़ेगा, अब इसे बोझ नहीं अपना शौक मानना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बेटा कैसे प्रॉब्लम फेस करता है, सीरियसली बेटा। लेकिन अगर ये शौक नहीं बनेगा तो ये बोझ बन जाएगा, ये याद रखना। बोझ सिर्फ गधे उठाते हैं बस, और हम गधे नहीं हैं। वी आर वेरी स्मार्ट प्रोफेशनल, हम गधे नहीं है बेटा। तो हम लोगों के लिए तो बेटा ये अनडाउटली बहुत बढ़िया वर्किंग होनी चाहिए, मजेदार वर्किंग। हर चीज का रीजन मुझसे पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे कहना बेटा। फॉर ईच एंड एवरीथिंग विल हैव अ प्रॉपर रीजनिंग। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कहते हैं, देखो इसका भी नाम की भी पूरी आइडेंटिफिकेशन है बेटा, क्योंकि इसमें एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन रहती है। नेट कॉस्ट को नेट कॉस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ उसकी जो नेट बुक वैल्यू वो नजर आती है। इसको हम इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, मैंने उसके सपोर्ट में बेटा इतनी वर्किंग बताई है। द रीजन फॉर दैट बीइंग इज, अभी मैंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, दिस ऑल इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर फिर ये सिंकिंग फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मेथड क्यों सिखाते हो, ये भी बताऊंगा बेटा। आपको ये सिखाने वाले हम लोग बेटा थ्रू द डेप्रिसिएशन। दीज आर द ग्रामेटिकल चैप्टर्स बेटा ऑफ अकाउंट्स। हम ग्रामर सिखाते तो हमें पता है ना, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहा है बच्चा तो उसको आगे, अगर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको टेबल सिखाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, डिवीजन सिखाते हैं। क्यों हम जिंदगी भर बेटा आपको टेबल्स कहते हैं स्ट्रांग होनी चाहिए, डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब आगे कहने की क्या जरूरत है कि जिंदगी में मैथ्स नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। बस कुछ चीजें इसलिए बेटा हम आपको फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। सिंकिंग फंड मेथड में हम आपको एक तरीका सिखाने वाले हैं कि अगर आप किसी एक पर्पस के लिए अपने प्रॉफिट को एक जगह इकट्ठा करके चलते हो तो कैसे अकाउंटिंग की जाती है, और यही तरीका आगे जाके इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन के लिए नहीं बेटा, इवन बाकी चैप्टर्स के लिए भी आप यूज करोगे। जैसे कभी जिंदगी में डिवेंचर्स का चैप्टर पढ़ोगे तो डिवेंचर के चैप्टर में हमें डिवेंचर रिडीम करने होंगे, और डिवेंचर रिडीम करने के लिए भी हमें सिखाया जाएगा बेटा कि कैसे आप डिवेंचर अगर रिडीम करना चाहते हो तो फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है, कैसे हम सिंकिंग फंड जैसा अकाउंट ओपन करके उसके लिए वर्किंग करेंगे। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव अ सिग्निफिकेंस, वी हैव अ पर्पस कि वो चीजें हम क्यों पढ़ाने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ और सिर्फ बेटा स्टेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना आता है, सिर्फ नेट कॉस्ट मेथड से अकाउंटिंग आती है तो वी आर परफेक्ट इन दिस चैप्टर। दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको पता है जब आप मेरे साथ कोई भी और मेथड पढ़ोगे, कोई भी और जैसे मशीन और रेट मेथड पढ़ाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट मेथड पढ़ाएंगे, बच्चों को लगता है शायद पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा डेप्रिसिएशन के जितने मेथड हैं दे ऑल आर सिंपली बेस्ड ऑन द टर्म यूजफुल लाइफ। आप कॉस्ट को
यूजफुल लाइफ के बेसिस पे ही तो एलोकेट करने जा रहे हो। एक सिंपल सी बात, अब ये जो यूजफुल लाइफ है ये हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं बेटा। वी कैन डिफाइन इन ईयर्स, वी कैन डिफाइन इन इवन यूनिट्स, हल्का से एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, पहले सिर्फ आपके दिमागों से डर निकाल दो बेटा पहले, कि आपको सब कुछ आता है फिर भी आप डरते हो। मैंने 1 लाख रुपीज का एसेट खरीदा, किसी ने कहा इसकी यूजफुल लाइफ बताओ, आई सेड 4 years, बस इसकी यूजफुल लाइफ पता लग गई, तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर दैट। मैंने कहा बेटा आपने 1 लाख का एसेट खरीदा है, टू आइडेंटिफाई द डेप्रिसिएशन इसकी यूजफुल लाइफ बताओ, तो सेड 10,000 यूनिट्स, सर ये 10,000 यूनिट बना सकती है। मैंने कहा बेटा ये कौन सी लाइफ होती है? आपने कहा सर पहले तो ये बताओ, ये किसने कहा कि लाइफ हमेशा ईयर्स में होती है? लाइफ को डिफाइन करना है ना, लाइफ को डिफाइन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कैपेसिटी है, वो बता दो सर। सर हमने ये बता दिया कि ये 10,000 यूनिट बना सकती है मशीन, जिस दिन बना लोगे ये बेकार हो जाएगी, उसके बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको पूरी तरह से यूज कर लिया। यही चीज मैं यहाँ पे कैसे बता रहा हूँ कि आफ्टर 5 years इट इज गोइंग टू बिकम ऑब्सोलीट फॉर अस। यहाँ मैं बता रहा हूँ आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट इट इज गोइंग टू बिकम ऑब्सोलीट फॉर अस, वो बेकार होने जा रही है। तो इसका मतलब ये भी लाइफ है, ये लाइफ बेटा टाइम के टर्म में है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी के टर्म में। तो क्या हम यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। यहाँ आप कहते हो ₹25,000, इतना मैथ तो सबको आता है, रुपी को ईयर से डिवाइड करते हो तो ये पर ईयर आ जाता है, पर ईयर 25,000 पर ईयर। यहाँ पे 1 लाख को 10,000 से डिवाइड किया तो ₹10 पर यूनिट। जिस टर्म से डिवाइड करते हो बेटा उसी टर्म में बेटा आंसर आ जाएगा। ईयर से डिवाइड किया था पर ईयर, यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट। ये भी डेप्रिसिएशन है बेटा, पता है आप? यानी कि जो मशीन खरीदी है आपने 10 रुपए पर यूनिट, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है।